तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हॉर्मूज पर मचे घमासान की। दुनिया का सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की मिसाइलें लगातार बरस रही हैं। टैंकरों पर क्रूज मिसाइल अटैक में एक भारतीय क्रू की मौत हो चुकी है, जिस पर भारत में ईरानी राजनयिक को तलब किया गया है। वहीं इस संकट के बीच हॉर्मूज पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान में भी सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मूज से गुजरना है तो अमेरिका को 20% सिक्योरिटी टैक्स देना होगा। उधर ईरान अड़ गया है कि समंदर का असली बॉस और रक्षक सिर्फ वही है। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रूट अब सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से मिसाइलों की बारिश होने लगी। तेल टैंकर निशाना बनने लगे हैं। यूएई के 2 तेल टैंकरों मोम्बासा और अल बाहिया पर ईरान ने 2 क्रूज मिसाइलों से विनाशकारी हमला किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। भारत ने इस बर्बर हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है और नागरिक जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद करने की मांग की गई है। हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान किया जिससे खलबली मच गई। ट्रंप ने ऐलान कर कहा कि अब अमेरिका गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बनेगा। Controlling the straits, we're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. ट्रंप के इन दावों पर ईरान ने आक्रामक पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हॉर्मुज का असली रक्षक ईरान है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो भी टैक्स वसूल सकता है, लेकिन ट्रंप का 20% का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वहीं ईरानी सेना के खातम अल अनबिया मुख्यालय ने 2 टूक चेतावनी दी है कि वे अमेरिका को हॉर्मुज में पैर नहीं पसारने देंगे। و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. पश्चिम एशिया में आसमान से लेकर समंदर तक बारूद सुलग रहा है। ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज के ऊपर मंडरा रहे अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। यानी ना तो अमेरिका ना ही ईरान दोनों हॉर्मुज के मोर्चे पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और इस तनातनी का अंजाम पूरी दुनिया भुगतने लगी है। तो हॉर्मुज में फिर से ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। आज हम आवाज अड्डा में इसी बड़ी खास चर्चा करेंगे। जरूर देखिए शाम 7:57 पर अमेरिका ईरान हॉर्मुज में फिर छिड़ा संग्राम। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर ग्लोबल कमोडिटी बाजार पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उबाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $86 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड की बात करें तो ये $80 के ऊपर कारोबार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए अब मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मनीषा जी, कच्चे तेल में जो उबाल है इसके पीछे बड़ी वजह बताएं और आगे कैसा आउटलुक आप देख रही हैं? जी शुक्रिया। अगर कच्चे तेल की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। कल यहां पर 10% का इजाफा था और आज बाजार में करीबन 3 से 4% की तेजी के साथ $87 अ बैरल के भी हमने यहां पर पार ब्रेंट प्राइसेस को निकलता हुआ देखा है। जो सीज फायर था यूएस और ईरान का, वो तो पूरी तरह से यहां पर कोलैप्स हो चुका है और यूएस और ईरान दोनों ही अब यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर क्लेम करने में लगे हुए हैं। जहां पर ईरान ने कहा था कि $2 मिलियन पर वेसल वो चार्ज करना चाहते हैं, तो यूएस ने कहा है कि 20% ऑफ कार्गो वो यहाँ पर लेना चाहेंगे, जो ऑलमोस्ट $30-32 मिलियन निकल के आता है। तो क्लियरली दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर अटकी हुई हैं। एक बहुत बड़ा प्रीमियम हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है, लेकिन बाजार को अभी भी ये लगता है कि
ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर कोई अटैक नहीं है और पिछले कुछ समय से इजराइल की तरफ से यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये दो चीज़ें अभी एज ऑफ नाउ बाजार के यहाँ पर बाहर हैं। और अगर इसी तरह से लेकिन ये मल्टी डे कैंपेन यूएस और ईरान के बीच में चलता रहा, जैसा कि यूएस ने कहा भी है कि ये कुछ दिनों तक चलेगा, 3 दिन इस चीज़ को ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं और ये लगातार ऐसा ही रहा तो हम कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ पर आगे चढ़ता हुआ और भी देख पाएंगे। यूएस ने ये भी कहा है कि अगर रशियन तेल कोई लेता है तो उसके ऊपर भी वो पेनल्टी लगाएंगे, तो रशियन तेल और गैस अब यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। इसका भी असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। बाजार को लगता है कि $70 जो कि रीसेंट लो है, अब वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर में भाव ऑलरेडी यहाँ पर 90 के बहुत करीब हैं और अगर इसी तरह से ये कुछ दिन और चलता रहा तो जो प्रीवियस लोज हमने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के समय पे बनते हुए देखे थे 100 और 120 जैसे, वो स्तर शायद यहाँ पर फिर से लौट सकते हैं। डिमांड डिस्ट्रक्शन बाजार में जरूर हुई है, चाइना फिलहाल नहीं खरीद रहा है, अगर वो भी बाजार में आते हैं तो भावों में और तेजी फिर यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। वही बात करें रुपए की तो इसमें भी गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। रुपए में कमजोरी आई और बाजार की टेंशन भी बढ़ गई। आज रुपए में 60 पैसे की कमजोरी देखने को मिली है। कल से लेकर आज तक रुपया 1% टूटा है। वजह क्या है और आगे कितना फिसल सकता है रुपया, डिटेल दे रही हैं मेरी वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश। रुपये में एक 1% फॉल आया है ये हफ्ता। मंडे को 0.3% का फॉल था और ट्यूसडे को 0.65% फॉल। ये हफ्ता रुपये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। द रीजंस आर ऑब्वियस। क्रूड $85 $87 जाएगा, ये किसी का गेस में नहीं था, किसी का अजम्पशन में नहीं था, इसीलिए बहुत सारा पोजीशंस को रिवर्स करना पड़ा। इंडियन मार्केट वाज पोजीशन्ड फॉर लॉन्ग रुपी एंड शॉर्ट डॉलर, मतलब इंपोर्टर्स ने फॉरवर्ड डॉलर नहीं खरीदा था, हेजेस नहीं खरीदा था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि डॉलर विल बिकम 94 और विल कॉस्ट 93 रुपीज़ एज दी FCNR डिपॉजिट्स जब आएंगे। लेकिन अभी अचानक रुपया इज गोइंग टुवर्ड्स 96.5, इसलिए सब इंपोर्टर्स आके डॉलर खरीद रहे हैं, फॉरवर्ड डॉलर्स, और एक्सपोर्टर्स जिन्होंने डॉलर्स बेचे थे 95 में एक्सपेक्टिंग दैट अगर हम वेट करेंगे तो हमको 93 ही मिलेगा, वो लोग आके अपने फॉरवर्ड डॉलर्स को वापस खरीद रहे हैं। इसलिए डॉलर का बहुत खरीदी हो रही है। रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट भी अभी PSU बैंकर्स और प्राइवेट बैंकर्स से मुलाकात किए हैं। कल फिनेंस मिनिस्टर मिले थे पब्लिक सेक्टर बैंकर्स से, आज RBI गवर्नर मिल रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंकर्स से, और डिस्कशन FCNRB डिपॉजिट स्कीम पर भी है। हालांकि बाकी भी इश्यूज डिस्कस करेंगे। अभी मार्केट को डर है कि क्या रिजर्व बैंक भी जरा नर्वस है कि FCNRB डिपॉजिट्स काफ़ी आ नहीं रहे, तो अगर रेगुलेटर नर्वस नज़र आएंगे तो मार्केट और भी नर्वस हो जाता है। फिलहाल बहुत ही नेगेटिविटी है रुपये के चलते। एवरीवन इज़ होपिंग कि वो वापस वो 96 न दिखे, होपिंग दैट ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में कुछ सुधार हो जाए। बस मार्केट इज कीपिंग इट्स फिंगर्स क्रॉस्ड, रुपये अंडर सम प्रेशर। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। खराब ग्लोबल संकेतों का असर आज बाजार पर भी देखने को मिला। कारोबार के दौरान बाजार में दबाव दिखाई दिया और साथ ही साथ सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो ये दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी बिकवाली हावी रही, जिसने बाजार का मूड और भी कमजोर कर दिया। कैसा रहा बाजार का हाल, बता रही हैं रक्षा रावत। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और बाजार का मूड बिगाड़ा। क्रूड में उबाल और रुपए में कमजोरी ने, ये दोनों ही सेंटिमेंट से बाजार का खेल बिगड़ा। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी करीब 160 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी ज्यादा देखने को मिली, 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ से भी आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिला। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर काफी क्लियर है। कई सारे सेक्टर है जहां पर गिरावट देखने को मिली, जैसे कि ऑटो, PSU बैंक, डिफेंस, IT, FMCG, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स। अगर बात करें इंडिया विक्स की तो यहाँ पर एक जंप देखने को मिला, 3.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन आज मेटल और फार्मा यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली और इन्होंने बाजार को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की। अगर आज के निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में गिरने वालों में से HCL टेक, यहाँ पर जो नतीजे आए उसके बाद गिरावट देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। HDFC लाइफ, कल यहाँ पर नतीजे आने वाले हैं और Q1 नतीजों के पहले यहाँ पर भी
3% की कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा टाटा मोटर्स PV यहाँ पर भी करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। चुनिंदा कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की। अगर आज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर PSU स्पेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ करीब 2% इंडेक्स जो है वो डाउन था। और अगर कुछ काउंटर्स की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और SBI, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी बैंक को ड्रैग करने की कोशिश करी और PSU बैंक के लूजर बने। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। SBI की सब्सिडियरी SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO आज से खुल गया है। पहले दिन IPO को 62% तक सब्सक्राइब किया गया है। इशू से कंपनी की 9810 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। साथ ही आपको बता दें कंपनी ने IPO के लिए प्रति शेयर 545 रुपए से लेकर 574 रुपए के बीच का प्राइस तय किया है। एंकर निवेशकों को 574 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर 4.63 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट किए गए हैं। ये IPO 14 जुलाई से 16 जुलाई तक खुला रहेगा। बात महंगाई की, जिसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। रिटेल के बाद अब थोक महंगाई में भी इजाफा दर्ज हुआ है। जून में थोक महंगाई दर 9.68% से बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है। रोजमर्रा की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों के महंगे होने की वजह से ये महंगाई बढ़ती हुई दिखी है। रोजाना की जरूरत वाले सामान यानी कि प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई 4.99% से बढ़कर 7% हो गई है। वहीं खाने पीने की चीजों की बात करें तो यहाँ पर महंगाई 4.49% से बढ़कर 6.14% पर पहुंच गई है। हालांकि फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 30.33% से घटकर 27.41% दर्ज की गई है। अब आपको बताते हैं CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। मेड इन इंडिया चिप को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का रास्ता साफ हो गया है। इससे जुड़े सभी मुद्दे सुलझ गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही IT मंत्रालय इस पर कैबिनेट की मंजूरी ले सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर पूरी जानकारी अब बता रहे हैं असीम मनचंदा। सरकार भारत में सेमीकंडक्टर बनाने को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 लेकर के आई थी। उस मिशन के तहत करीबन 17,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए थे और 12 कंपनियों को इसकी मंजूरी भी दी गई थी, जिसमें से 3 कंपनियां ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसके में कंपनियों को पूरी सप्लाई चेन उनके भारत के अंदर ही मिले। खासतौर पर कंपनियों को गैसेस मिले, इंगॉट्स मिले या फिर दूसरा रॉ मटेरियल वो भारत के अंदर ही मिले। तो सरकार अब सप्लाई चेन बनाने के ऊपर काम कर रही है। तो उसके लिए सरकार इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके बजट से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे वो अब सुलझ चुके हैं और सरकार बहुत जल्द, जो IT मंत्रालय बहुत जल्दी इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी ले सकता है। एक बार कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो सरकार इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ सकती है। जो मिशन का जो बजट एलोकेशन होगा वो करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का होगा। उसके साथ साथ अभी ये मिशन ISM 1.0 करीबन 5 साल का था, लेकिन ISM 2.0 के तहत इसको बढ़ा करके 12 साल का किया जा सकता है। तो इससे जितने भी जुड़े मुद्दे हैं वो सारे अब सुलझ चुके हैं और बहुत जल्दी आप इसको कैबिनेट की मंजूरी आते हुए भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रेलवे की रिफॉर्म एक्सप्रेस की। रेलवे ने आज 8 बड़े रिफॉर्म्स का ऐलान किया है। अब प्राइवेट कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से खुद वैगन को डिजाइन कर सकेंगी। साथ ही फ्लाई ऐश, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर के लिए भी जो रेल ढुलाई के नियम है इन्हें पहले से ज्यादा आसान बनाया गया है। फ्लाई ऐश की बात करें तो अब तक जो ढुलाई होती थी वो कंटेनर में बदलाव किया गया है। अब जो कंटेनर और वैगन इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो टॉप लोडिंग से लेस है। इसके अलावा कंटेनर फ्रेट में ज़्यादा कस्टमर्स या बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक यूनिफाइड लाइसेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर के ट्रांसपोर्ट को और भी ज़्यादा आसान बनाया जाए, खासतौर पर रेल के जरिए। इसको लेकर भी कई सारे नियमों को मर्ज कर एक यूनिफाइड प्रोसेस तैयार किया गया है। इसके अलावा आज एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है, खासतौर पर जो टेंडर की प्रक्रिया रहती है उसे लेकर इसके नियम अब पहले से ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं और इसमें 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जैसे क्लॉजेस को शामिल किया गया है। एक और बड़ा रिफॉर्म है जो कि वैगन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है। चाहे वो स्टील कंपनियां हो या फिर ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनियां, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अब वैगन को तैयार कर सकेंगी। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को
वो उठाएंगी और जितनी भी लाइबिलिटी होगी उन्हीं प्राइवेट कंपनियों पर आएगी। खासतौर पर अगर हम ऑयल कंपनियों की बात करें तो उनके लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि वो खुद अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेलवे से सीधा डिज़ाइन जो करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के हिसाब से वैगन खरीद पाएंगी। चलिए यहाँ पर वक्त है कि हवाई यात्रा के दौरान आपको एयरपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए यूडीएफ यानी कि यूज़र डेवलपमेंट फीस देनी पड़ती है। लेकिन क्या आप ऐसे एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए भी अतिरिक्त पैसा देना चाहेंगे जिसका काम अभी पूरा ही नहीं हुआ है? अब तक टैरिफ सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन अब एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर एरा का ये प्रस्ताव है कि यात्रियों से एयरपोर्ट विस्तार का खर्च तभी वसूला जाए जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बनकर चालू हो जाए। पूरी खबर बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, यूजर डेवलपमेंट फीस के निर्धारण को लेकर अब तक की जो व्यवस्था है उसमें एयरपोर्ट ऑपरेटर अनुमान देता है अगले 5 साल के पीरियड के लिए कि खर्च कितना हो रहा है। जो रेगुलेटर एरा है वो यूडीएफ का निर्धारण करता है, लेकिन अभी के सिस्टम में अगले 5 साल में जो डेवलपमेंट होने वाला है, जो अब तक हुआ नहीं है, उसका खर्च पहले साल से ही जो यात्री हैं उनके ऊपर जो डाला जाता है। तो अब एरा ने एक रिफॉर्म का प्रस्ताव रखा गया है और खासतौर पे जो हाल में कुछ एयरपोर्ट्स को लेकर कंसल्टेशन हुए, बेंगलोर को लेकर या हैदराबाद को लेकर, उनमें यह बात रखी गई कि पहले साल से ही क्यों 5 साल के खर्च को जो है यात्रियों के ऊपर डाला जाए। तो एक नया प्रस्ताव लाया गया है इंक्रीमेंटल एआरआर का, जिसमें कि जब आप प्रोजेक्ट पूरा करेंगे उसके बाद ही आप यात्रियों से खर्च वसूल सकते हैं। जहां उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी यात्रियों से वसूला गया है यूडीएफ जो कभी पूरे ही नहीं हुए। तो ये एक नया प्रस्ताव रखा गया है। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो एक तरह का दबाव भी पड़ेगा एयरपोर्ट ऑपरेटर के ऊपर कि वो समय से जो है वो प्रोजेक्ट पूरा करें, और दूसरी तरफ यात्रियों से जो बिना मतलब का अतिरिक्त यूडीएफ लिया जाता है उस पर रोक लगेगी। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बता दें, चीन से बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान बावी के बाद अब चीन के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हेबेई और लियोनिंग प्रांतों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक देश की 46 नदियां वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शेनयांग में 3 से ज्यादा, माफ कीजिएगा, ये नंबर 30 है, 30 से ज्यादा रेल सेक्शन प्रभावित होने के बाद कई ट्रेनें सेवाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि जिलिन समेत कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 28 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। चले बढ़ते आगे और बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। तो फीफा के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। 4 दिग्गज टीमें अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन टॉप 4 में हैं। आज रात पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच किलियन एम्बापे की फ्रांस और लामिन यमाल की स्पेन के बीच होगा। फ्रांस के पास किलियन एम्बापे, माइकल ओलिसे और डेज़िरे डुए जैसे स्टार खिलाड़ी हैं, जबकि स्पेन की उम्मीदें युवा स्टार लामिन यमाल और मिडफील्डर मिकेल मैरिनो पर टिकी हैं। फ्रांस और स्पेन का मुकाबला रात 12:30 बजे होगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। WHO की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में दुनिया की 92% आबादी कैंसर से प्रभावित होगी। मतलब या तो लोग खुद मरीज होंगे या फिर उनके परिवार या फिर करीबी लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। आज इसी पर ही हम खास चर्चा कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में। कैंसर से अब खतरे में सब, जरूर देखिए शाम 5:57 पर।